आज के इस वीडियो में मैं अमरेश राजनारायण आपका स्वागत करता हूं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा था। क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। सो अगर आपने उसको नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देख लें, क्योंकि यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा मैं बार बार वही वाला चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट में एक शब्द आता है डिस्प्लेस, हटाना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेस, हटा देना। तो क्या कह रहा है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट। क्या, एक एक शब्द काफी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान देना। हाई रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा, कौन होगा, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा, वो ऐसे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, जो कि लेस रिएक्टिव होंगे। कौन लेस रिएक्टिव होंगे? जो कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होंगे। किससे नीचे होंगे? जो हाई रिएक्टिव होगा उससे नीचे होंगे। ध्यान से समझो फिर से। जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा। कहां से हटाएगा? उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से हटा देगा। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ध्यान से आप देखिए, एक मेटल एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट ए है और यहां पर हम क्या ले रहे हैं? कोई बी का सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्ट का सॉल्यूशन। सॉल्ट मतलब वो घर वाला नमक नहीं समझ लेना। इस दुनिया में घर के नमक के अलावे और बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। जब एसिड और बेस, नॉर्मली बता दे रहा हूँ, जब एसिड और बेस दोनों कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से विस्तार में पढ़ेंगे कि हाउ टू फॉर्म द सॉल्ट। बट ध्यान से यहाँ पे देखना कि किसी भी एक एलिमेंट बी का एक सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे है। ये एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट बी है। नॉर्मली ये जो एलिमेंट है वो मेटल ही होगा और ये जो बी है वो भी मेटल ही होगा। मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है। जब ये दोनों रिएक्ट किए, अगर एलिमेंट ए जो है वो बी से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। मान लो कि ए जो है अगर जेडेन है, ए क्या है? जेडेन, जिंक है। अगर इस जिंक को किसी दूसरे मेटल या एलिमेंट के सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, किसके सॉल्यूशन में? सॉल्ट के सॉल्यूशन में। तो यहाँ देखो, यहाँ कॉपर का सॉल्यूशन है। क्या कॉपर का सॉल्यूशन भी तो क्या एक मेटल का सॉल्यूशन है? कैसा सॉल्यूशन? ये सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या है? एक सॉल्ट है। और ये क्या है? सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ एक्वस लगा हुआ है। एक क्यू मतलब एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है कि वाटर में घुला हुआ है, उसको कहते हैं एक्वस। तो अगर जिंक को, जो ये जिंक जो है वो मेटल ए है और ये जो कॉपर सल्फेट है वो सॉल्ट सॉल्यूशन है बी का, तो यहाँ ए क्या हुआ? ए हो गया जेडेन और बी क्या होगा? बी हो गया सी यू। अब एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है? क्या जेडेन जो है, जिंक जो है, वो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है? हाँ, कर सकता है, क्योंकि ये जेडेन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आ रहा है। इसीलिए अगर ये ऊपर आ रहा है, और आपने मेरे पिछले वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो एलिमेंट ऊपर आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो हाई रिएक्टिव होते हैं। और इसी हाई रिएक्टिविटी होने के कारण जो जेडेन है वो Cu जो है कॉपर को इसके सॉल्यूशन से ही निकाल के फेंक देगा और अपने आप एक नया सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा जिसका नाम है ZnSO4, जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट भी क्या है? सॉल्यूशन है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एक्वस, AQ। और जो कॉपर है वो नीचे जा कर के बैठ जाएगा, क्योंकि कॉपर के पास क्या है? एस, कॉपर सॉलिड के फॉर्म में बच जाएगा। तो ये क्या हुआ? एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ जिसमें कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन, मतलब कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस किया और क्या बनाया? जिंक सल्फेट बनाया। और कॉपर जो है वो अपने आप बच गया सॉलिड के
फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। यहीं से क्वेश्चन आता है कि इस रिएक्शन में जो कॉपर है वो कौन से फॉर्म में बचेगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक्वस का फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे कौन से फॉर्म में बचेगा? तो सॉलिड के फॉर्म में बचेगा। ये छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें जो हैं इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि इसका तिल का ताड़ बना देते हैं सीबीएसई वाले, और यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। सो ऑलवेज जब जब हम कोई चीज़ को बोले, अगर हम इम्फेसाइज कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा, तभी हम इम्फेसाइज कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हो ए जो है वो Zn था, बी जो है वो Cu था। Zn ने Cu को रिप्लेस किया। क्यों किया? क्योंकि Zn जो है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, और ज़्यादा रिएक्टिव है इसीलिए यहाँ पे A का सॉल्यूशन बना, मतलब Zn का सॉल्ट का सॉल्यूशन बना। और B क्या है? B है Cu, निकल गया। ये क्या है? ये भी सॉल्ट का सॉल्यूशन है, और ये क्या है? ये भी सॉल्ट का सॉल्यूशन है। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आप एक दूसरा एग्जांपल देखिए, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट। अभी जो हमने एक एग्जांपल देखा था, वही से हम ले रहे हैं कि कॉपर सल्फेट जो कि कैसा कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। याद रखिएगा, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है। अगर उस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने एक आयरन का नेल डाल दिया, मतलब लोहे की एक कांठी को डाल दिया, आयरन जो कि नॉर्मली सॉलिड होता है, यहाँ पे हमने एस लिखा है, इसका मतलब सॉलिड। अगर इस आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, तो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम देखें तो हमारा आयरन यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है, मतलब कि आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर है। इट मीन्स कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या होगा कि आयरन जो है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। किससे? उसके ही सॉल्ट के सॉल्यूशन से। ये क्या है? ये सॉल्ट का सॉल्यूशन है। क्या है? ये सॉल्ट का सॉल्यूशन है। कॉपर को इसके सॉल्यूशन से निकाल फेंकेगा और क्या बनाएगा? फेरस सल्फेट। क्या बनाएगा? फेरस सल्फेट। अपना ही एक सॉल्यूशन बनाएगा, सल्फेट के साथ मिलके क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट, या इसको क्या बोलते हैं? Fe2। क्यों Fe2 यहाँ हमने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर Fe2+ ये वाला फॉर्म है आयरन का। मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, कि आयरन के दो फॉर्म होते हैं। इसको हम फेरस बोलते हैं, और एक होता है Fe3+, इसको हम फेरिक बोलते हैं। तो ये वाला फॉर्म है यहाँ पे, इसीलिए हमने Fe2 लिखा। अगर यहाँ पर ये वाला यूज होता तो हम क्या लिखते? Fe3 सल्फेट, और उसका फॉर्मूला अलग होता। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता? उसका फॉर्मूला होता Fe2SO4 ये होता फॉर्मूला फेरिक सल्फेट का। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे फेरस सल्फेट बन रहा है। यहाँ पे इसलिए मैं इतना इम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही घूम आता है और आप घूम जाते हो। ठीक है, तो ध्यान देना है, जब आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जाता है जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ये क्या करता है? कॉपर को उसके सॉल्यूशन से निकाल देता है। कैसा सॉल्यूशन है ये? सॉल्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, कॉपर का सॉल्ट के सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का है, उससे कॉपर को बाहर निकाल के फेंक देता है और खुद फेरस सल्फेट मतलब Fe2 सल्फेट का निर्माण करता है, जिसका कलर लाइट ग्रीन है। देखो यहाँ सॉल्यूशन का कलर भी बदल गया, पहले ब्लू था अब हल्का हरा कलर का है, लाइट ग्रीन कलर का है। और कॉपर जो है, कॉपर उस नेल के ऊपर, वो जो लोहे का है ना नेल, इस लोहे के नेल के ऊपर कॉपर जाके जमा हो जाता है। इसीलिए ये जो नेल है ये अब कैसे कलर का दिखेगा? ब्राउन कलर का दिखेगा, क्योंकि कॉपर जो है वो नॉर्मली सॉलिड के फॉर्म में कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमारा जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर आयरन हमारा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता तो क्या ये कभी हो पाता? कभी नहीं हो पाता। हम आगे वो भी देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब काम नहीं करता है। ओके, एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आयरन का जो नेल है, इस आयरन के नेल को कॉपर के सल्फेट में डालने से पहले
हम क्या करेंगे कि सैंड पेपर से उसको साफ कर देंगे, सैंड पेपर से उसको साफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत दिन से आयरन का नेल या आयरन का कोई भी सामान रखे रहने के बाद क्या होता है कि आयरन अपने अगल बगल के मॉइस्चर और एयर के साथ संपर्क स्थापित करके एक फेरिक ऑक्साइड, क्या फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का क्या बना लेता है? एक लेयर बना लेता है। तो उस लेयर को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो लेयर नहीं हटेगा तब तक डायरेक्टली आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो बिफोर डीपिंग द आयरन नेल इनटू द कॉपर सल्फेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि सैंड पेपर से इस लोहे के नेल को साफ करो, क्योंकि इसके ऊपर जो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है? फेरिक Fe3 ऑक्साइड है। ये यहाँ पर ये वाला फॉर्म आ रहा है, ये जमा हो जाता है, इसका लेयर फॉर्म हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के रस्टिंग होने के कारण जब आयरन बहुत समय तक ऐसे ही पड़ा रहता है तो वो अपने अगल बगल के एयर के साथ रिएक्शन करके एक ऑटोमेटिक एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। उस लेयर को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके हटे बिना आयरन जो है वो डायरेक्टली किसी सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये छोटी सी बात जो आपको ध्यान में रखने वाली है। अब हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम क्या देख रहे हैं कि हमने लीड लिया। क्या लिया? लीड। पीबी का मतलब होता है लीड। लीड को अगर हम कॉपर क्लोराइड, क्या है ये? कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा? सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज पे जाएंगे। लीड यहाँ है और कॉपर कहाँ है? यहाँ है। कोई भी रिएक्शन को जस्टिफाई या आइडेंटिफाई करने से पहले सबसे पहले उसमें क्या क्या प्रेजेंट हैं, उसके रिएक्टेंट में क्या क्या प्रेजेंट हैं वो देखो। अगर रिएक्टेंट में एक से ज़्यादा मेटल या हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो वहाँ तुरंत आप ध्यान लगाओ, क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। अगर यहाँ पे हर जगह आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देख रहे होंगे कि ये जो मेटल है या जो एलिमेंट है वो अकेला आ रहा है, देख रहे हो यहाँ भी अकेला है, यहाँ भी अकेला है। पहले का जो मैंने दो एग्जाम्पल लिया वहाँ भी अकेला था। अकेला होने का मतलब कि डायरेक्ट हो सकता है, क्या मैं बोल रहा हूँ? हो सकता है, कंफर्म नहीं कि कहीं भी तुम अकेला मेटल को देखो और कह दो कि अजी ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हो सकता है कि वो डिस्प्लेसमेंट ना हो, लेकिन चांस बनता है कि अगर कोई अकेला मेटल है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी हो सकता है। हम चेक करेंगे ये रिएक्टिविटी सीरीज से कि होगा कि नहीं होगा कंफर्म। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं? एक अकेला एलिमेंट है लीड। ये लीड जो है कॉपर क्लोराइड CuCl2 में डाला गया। जब इसको डाला गया तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लीड जो है वो ऑलरेडी कॉपर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। इट मीन्स कि लीड इज मोर रिएक्टिव देन, किससे ज़्यादा रिएक्टिव है? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण लीड जो है वो कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। कहाँ से? इसके इस सॉल्यूशन से। और खुद क्या बनाएगा? लीड क्लोराइड बनाएगा, PbCl2 बनाएगा और कॉपर को निकाल देगा बाहर। तो कॉपर किस फॉर्म में निकलेगा? सॉलिड के फॉर्म में निकलेगा। अब तक हम जहाँ तक देख रहे हैं कि कॉपर जब भी डिस्प्लेस हो जा रहा है तो सॉलिड के फॉर्म में ही बच रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये दोनों क्या हैं? एक्वस फॉर्म में हैं। ठीक है, तो लीड ने कॉपर को उसके कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन से निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद लीड क्लोराइड कंपाउंड का निर्माण किया। साथ ही साथ कॉपर जो कि डिस्प्लेस होने के बाद सॉलिड के फॉर्म में बच गया सॉल्यूशन में। एक लास्ट एग्जांपल है जिसमें हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और कैसा सल्फ्यूरिक एसिड? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रिएक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है, इसको आपको पहचानना है। कैसे पहचानोगे? यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे Zn है और यहाँ पे H है। अब ध्यान से देखो, Z मतलब
जिंक यहाँ पे है और हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा ऊपर है। जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। सो ये जो जिंक है इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाना चाहेगा इसके इस सॉल्यूशन से, और इसको हटा करके खुद एक अपना सॉल्यूशन बनाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ में एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। इसकी जगह पे आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे नॉर्मली सल्फ्यूरिक एसिड लिया है डाइल्यूट। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और डिस्प्लेस करने के बाद अपना ही एक सॉल्यूशन बनाएगा, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। जैसे कि यहाँ बना भी है ZnSO4 जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगा और बहुत सारा एनर्जी निकलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ ना, क्योंकि वहाँ भी हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो चीज़ें कंबाइन होकर के दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं, वैसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी उदाहरण है, साथ ही साथ एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी उदाहरण है। एक छोटी सी बात, अगर इस जिंक के जगह पे मैं यहाँ पे कॉपर डाल दूँ, है ना, जिंक की जगह अगर मैं कॉपर डाल दूं सल्फ्यूरिक एसिड में, क्या कोई रिएक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। अगर यहाँ पे कॉपर आ जाए, ये कॉपर कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा उसके सॉल्यूशन से, हाइड्रोजन के आयन को कभी भी नहीं हटा पाएगा, और जब हटा नहीं पाएगा तो कभी भी ये इसकी जगह नहीं ले सकते। इसलिए ये रिएक्शन कभी होगा ही नहीं, ये रिएक्शन कभी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब काम में आता है, कब काम में नहीं आता। ध्यान से सुन लो, कोई भी हाई रिएक्टिव मेटल जो है वो लो रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से लो रिएक्टिव मेटल को निकाल सकता है और अपना एक सॉल्यूशन बना सकता है, लेकिन तभी जब वो हाई रिएक्टिव हो। मान लो NaCl है, अब NaCl में हम कॉपर को डाल दें तो NaCl किसका सॉल्यूशन है? Na का सॉल्यूशन है, और कॉपर जो है वो Na से काफ़ी लेस रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ Na देख लो यहाँ पे आ रहा है सबसे ऊपर, और कॉपर यहाँ पे आ रहा है। तो कभी भी कॉपर जो है वो Na को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसीलिए वो रिएक्शन होगा ही नहीं। या लोग कहते हैं होगा भी तो बहुत धीरे 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 बहुत समय लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आई होप कि आपको इसको बहुत आसानी होगा समझने में। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई आपको परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अभी क्रैश कोर्स चल रहा है क्लास 10th का, क्योंकि अभी उनका एग्ज़ाम आने वाला है। सो अगर आप भी क्लास 10th में हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका प्रिपरेशन और अच्छे से हो, तो आप क्रैश कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी दिया होगा, वहाँ टाइप करें, वहाँ जाएँ और हमसे कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। ओके, मस्त रहिए, आनंद रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं।